तो आज का जो हम लोग का ये क्लास है, तो इसमें एसेंशियली मेरा जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि पहले एक बार जेई का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से समझ लो कि आखिर करना क्या है इसमें, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर तैयारी करते हो तो पहले ये ज़रूरी रहता है कि एटलीस्ट उस चीज़ को समझ लो, है ना। नहीं तो फिर जैसे मान लो तुम ओलंपिक्स में 400 मीटर की तैयारी कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन बस दौड़ते रहो। मतलब 400 मीटर के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से तैयारी होता है। अगर मैराथन दौड़ना है उसके लिए अलग तरीके से तैयारी होता है। तो उसी तरीके से पहले अगर तुमको जेई का तैयारी करना है तो एक बार जेई का सिलेबस तुमको पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारा एंड गोल क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कैसे रिलेटेड हैं, और आखिर फाइनल मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें एम वही रहेगा कि एक बार तो पहले पूरा सिलेबस देखा जाए जेई मैथमेटिक्स का कि कैसे कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं कि बुक्स कौन सा फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो वो सब सारी चीज़ जो है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। और जो भी चीज़ तुम लोग को ज़रूरी लगे उसको नोट करते रहना। और फिर बाद में मैं पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन नोट करते रहना तो अच्छा रहेगा। और जब भी तुमको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, तो बस माइक को अनम्यूट करो और फिर उसका पूछ लेना। ओके सर। ठीक है। तो हम लोग, तो ये तुम्हारा पूरा जो जेई मैथमेटिक्स है उसका ये ओवरव्यू है। ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो हम लोग को कवर करना है। तो इसमें मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसे कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है एसेंशियली, ठीक है, और कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। तो तुम अगर सोचोगे मैथमेटिक्स का, तो उसमें तुम्हारा एक बड़ा पार्ट है कैलकुलस। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर रखा है, ये तुम्हारा पूरा कैलकुलस हो गया, इसमें अभी हम लोग आएंगे। तो ये एक तुम्हारा बड़ा सेक्शन हो गया। ठीक है। फिर तुम्हारा एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सेक्शन हो गया। फिर तुम्हारा ये एक सेक्शन, इसको सोच सकते हो वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। और फिर एक तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर बाकी जितने भी बचे हैं उसको एलजेब्रा में तुम सोच सकते हो। ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 मेजर सेक्शंस इस टाइप से सोच सकते हो कि तुम्हारा जेई मैथमेटिक्स जो है ये 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अब ये कैसे रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर्स जो है इसके कोर बनाते हैं, पहले उसको समझते हैं। ठीक है। तो पूरा जो तुम्हारा स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स, वो स्टार्ट होगा मतलब सेट थ्योरी से। ठीक है, कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलूँ, या फिर सेट ऑफ होल नंबर्स बोलूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलूँ। तो तुम्हारा सेट जो है वहाँ से, मतलब वहाँ से तुम्हारा एसेंशियली पूरा बेसिक स्टार्ट होगा सेट थ्योरी से। ठीक है, कि सेट ए क्या होता है, सेट बी क्या होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा यूनियन कैसे लेते हैं दो सेट्स का, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, है ना, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है, ये सारा चीज़। फिर जब एक सेट आ जाता है, फिर सेट से हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जैसे अभी तक दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते थे, 2 × 3 = 6, वैसे ही अब अगर मैं ए क्रॉस बी बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। अब वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कौन से उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग बोलेंगे, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जिसको कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ताकि वो एक रिलेशन बन जाए। ठीक है। और कुछ जो ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे वो तुम्हारा सेटिस्फाई, तो मतलब तुमने स्टार्ट किया दो सेट के साथ, ए बी, उसका ए क्रॉस बी लिया। फिर ए क्रॉस बी में से जो है कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। फिर रिलेशन जो है उसमें कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब फिर हम लोग उसको फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। फिर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तुम्हारा पूरा जो मैथमेटिक्स अभी पढ़ोगे उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक बनाएगा। ठीक है। तो सेट थ्योरी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, फिर जब फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। जैसे अभी तक तुम लोग पढ़ते आए होगे, अगर साइन एक्स ज़ीरो है तो एक्स का क्या है वैल्यू, कोई बताएगा। जीरो। और कोई। साइन एक्स ज़ीरो होगा तो एक्स ज़ीरो।
तो ये ज़ीरो जो है वो बस एक वैल्यू है, एक पॉसिबल वैल्यूज़ है, ठीक है। जो साइन है वो तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो वो तुम्हारा कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तब फिर वो तुम्हारा ज़ीरो ही रहेगा। मतलब साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन टू पाई भी ज़ीरो होता है, साइन थ्री पाई भी ज़ीरो होता है, साइन माइनस पाई भी ज़ीरो होगा, साइन माइनस टू पाई भी ज़ीरो होगा, माइनस थ्री पाई भी ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा सोच जो है वो बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी तक क्लास 10 में ऐसे पढ़ते हैं कि साइन एक्स अगर 1/2 है तो एक्स तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन इसमें पाई/3 भी होगा, उसमें और 2 पाई जोड़ दो तो फिर से वो एंगल भी 1/2 होगा, उसमें और 2 पाई जोड़ दो। तो उस टाइप से जो है सोच को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएगा। फिर सिमिलरली इन्वर्स तुम्हारा फंक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो ये जो ये तुम्हारा कोर ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हो, ठीक है। सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका क्या होता है कि ये पूरा मैथमेटिक्स में तुम्हारा काम आते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा क्या होता है कि इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हारा कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे सॉल्व करोगे सॉल्व करोगे, लास्ट में कुछ एक इनइक्वालिटी आ गया। मान लो कि जैसे x² इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x क्या हो सकते हैं, मतलब वो एक टाइप का इनइक्वालिटीज़ हो गया, है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारा मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ आता है। फिर अलग अलग मतलब x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग इनइक्वालिटीज़, तो ये सब तुम्हारा बहुत ही बेसिक हुआ चीज़, मतलब कि जो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है ये लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा पूरा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ कि इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व, मतलब सेट का हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर पहले। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप का एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज़, तो इसमें वेवी कर्व मेथड वगैरह ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर लॉगरिदम भी जो है लॉग, ये भी तुम्हारा बेसिक में आएगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है ये इसका ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो ये तुम्हारा एक बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है और स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी तक जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0, तो उसमें x का वैल्यू कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला होता है। तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है। b plus minus root under b square minus 4ac/2। हम्म, ये क्या नाम था, हिमांशु था ना। तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा, तुम अनम्यूट करो पहले फिर बोलना। नहीं नहीं, तुम्हारा आ रहा है। सर आवाज आ रही है। अब आ रही है, अभिमन्यु। यस। थोड़ा धीरे धीरे मेरे को नाम याद होगा सबका। यस सर। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। फिर तुम्हारा सेट थ्योरी बाद में फिर अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा जो ये कोर हो गया, फिर यहाँ से तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ये भी तुम्हारा बेसिक चीज़ है, ये पूरा मैथमेटिक्स में जो है वो काम आते रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट जैसे मैंने बोला बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे, इनइक्वालिटीज़, फिर लॉगरिदम, ये सब क्या होगा, फिर सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज। तो ये जो ये होगा ये तुम्हारा एक कोर बनाएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो कि पूरा मैथमेटिक्स में तुम्हारा काम आते रहेगा, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा सेक्शन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया ये, ठीक है। इसी में बहुत सारे लोग का क्या होता है कि ये बेसिक अच्छे से नहीं होता है, अब फिर तुम्हारा पूरा कैलकुलस में वही है, अगर तुमको फंक्शन नहीं आता है फिर तुमको कैलकुलस नहीं आता है, ठीक है। तुमको पता ही नहीं है साइन एक्स कैसे यूज़ करना है, टेन एक्स को कैसे करना है, ये क्या साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। तो पूरा का पूरा जो कैलकुलस रहेगा वो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस में तुम्हारा वही फंक्शंस के साथ ही हम लोग खेलते हैं, है ना, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो एंड सो ऑन। तो फंक्शंस जो है वो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक कोर बन गया मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद जो एक तुम्हारा पार्ट है, ठीक है, तो
वो तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो है इंडिपेंडेंट सोच सकते हो। ठीक है, अगर मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन से ही डायरेक्टली अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एज सच जो है ये पूरा चीज़ उतना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक का यहाँ पर यूज़ आता है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन अगर बस क्वाड्रेटिक भी तुमको आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो तुम्हारा काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन सोच सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा स्कोरिंग पार्ट रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है तुम लोग को अब सोचना भी स्टार्ट करना होगा, मतलब धीरे धीरे, कि कौन सा पार्ट स्कोरिंग होता है, कौन सा पार्ट थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब हो सकता है अलग अलग मेथड है, कुछ रिजल्ट्स जो है इसमें याद करने पड़ते हैं। अगर वो रिजल्ट्स याद है तो बहुत जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। और ये तुम्हारा मतलब जेई मेन और जेई एडवांस तक भी स्कोरिंग है। ठीक है, जेई एडवांस में भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ गया या फिर हो नहीं रहा है। तो अगर ये अच्छे से करोगे तो ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, और एटलीस्ट ये मेरा काफ़ी फेवरेट पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि अभी जो तुम्हारा मॉडर्न मैथमेटिक्स अगर सोचोगे, है ना, जो अप्लाइड हो रहा है दुनिया में, मतलब जो तुम्हारा जितना भी अभी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के बारे में अगर सुनते होगे कि जैसे कंप्यूटर को बिल्ली का फ़ोटो दिखाओ तो वो बता सकता है कि ये बिल्ली है ना, लेकिन वो उतना आसान चीज़ नहीं है। मतलब अगर मैं तुमको पूछूं कि ये बिल्ली है तो तुम तो बोल दोगे बिल्ली है, लेकिन मैं अगर तुमको पूछता हूँ कि कैसे वो बिल्ली है, मतलब तुमने कैसे बोला कि वो बिल्ली है, तो तुम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता पाओगे, राइट, कि तुम्हारे दिमाग ने कैसे कंक्लूड किया कि वो बिल्ली है। राइट, तो उसी के पीछे जो पूरा न्यूरो साइंस का रिसर्च है तो वो सब सारा जा रहा है कि अगर तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारा दिमाग कैसे, मतलब कंप्यूटर्स के लिए वो सब काम आसान होता है कि तुम बोल दो 2 को 1000 बार मल्टीप्लाई करते रहो, है ना, रिपीटेड काम दो दो, तो वो कंप्यूटर के लिए आसान है। लेकिन जो काम हम लोग को आसान लगता है, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया 8, ठीक है, हैंड रिटन, तो वो हैंड रिटन डिजिट कैसे उसको पढ़ना है ना, जैसे पहले जो चिट्ठी उट्ठी जो भेजते थे तो उसमें मान लो कि ऐसे करके पिन कोड लिख दिया किसी ने, ठीक है, जो भी, तो इसको ऑटोमेट कैसे करें, मतलब कंप्यूटर इसको कैसे पढ़े। ठीक है, तो ये इमेज तुम्हारा कंप्यूटर विज़न हो गया। फिर जितना भी आजकल इंटेलिजेंट सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा जैसे मान लो चेस्ट का स्कैन लिया जाता है तो डॉक्टर देखता है उसको, हर रिजल्ट को, है ना, कि इसको पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं। तो उस चीज़ को कैसे ऑटोमेट किया जाए कि वो सारे रिजल्ट कंप्यूटर ही देखे और कंप्यूटर देख के समझ जाए कि मतलब हाँ कुछ इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो ये जो पूरा मॉडर्न अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स हो रहा है, तो उसमें ये वाला पूरा जो पार्ट है तुम्हारा वेक्टर एल्जेब्रा, 3D, मतलब वेक्टर एल्जेब्रा स्पेशली, 3D तो नहीं, वेक्टर एल्जेब्रा, और फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी तुम्हारा इमेज है ना, कोई भी तुम्हारा फ़ोटो है, मान लो इस टाइप से है ये, मान लो तुम्हारा चेहरा है, ठीक है, तो ये एसेंशियली अगर देखोगे, अगर कंप्यूटर इसको देखेगा तो कंप्यूटर जो है उसको एज अ मैट्रिक्स देखेगा। ठीक है, कि अलग अलग यहाँ पर रो कॉलम्स हैं, ये अलग अलग पिक्सेल्स है, और पिक्सेल्स में जो है अलग अलग वैल्यूज़ है इंटेंसिटी का। ठीक है, कि मान लो मतलब 0 से लेके 255, कोई पिक्सल अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जैसे ये मेरा जो बाल वाला है तो ये बहुत डार्क है, तो यहाँ पर मान लो वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, कहीं पर अगर बहुत ब्राइट है जैसे दीवार है वहाँ पर तो 255 होगा। तो कंप्यूटर को जो है वो नंबर्स दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करना रहता है आगे। इसलिए ये जो तुम्हारा मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ये तुम्हारा काफ़ी फंडामेंटल चीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर तुमको बाद में जाके कुछ करना है लाइफ में तो ये तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट सेक्शन हो जाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, और तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर, तो उसको हमेशा दो तरीके से सोचो। ठीक है, एक तरीका हो गया कि तुम्हारा एग्जामिनेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन आता है या फिर मुश्किल क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, एक उस तरीके से सोचो। और एक तुम्हारा एग्ज़ाम के इंडिपेंडेंट होके सोचो,
बस कि ये चैप्टर आखिर क्यों डिस्कवर किया गया था, या फिर ये चैप्टर अभी रियल लाइफ में क्यों यूज़ होता है ना। तो वो थोड़ा पर्सपेक्टिव रहेगा तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा कि बस पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब मैं भी कोशिश करूँगा कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ तो उसका रियल लाइफ का थोड़ा एग्जांपल दूँ कि कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या होता है। लेकिन ये तुम लोगों के पास भी अब गूगल है, सब कुछ है, तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक चैप्टर जब स्टार्ट करते हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुमको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन बनता है कि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस जैसे मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दे दिया है ना कि इमेज को हम लोग एज अ मैट्रिक्स देखते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा ये दिमाग में रहेगा कि अच्छा जो भी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके कुछ यूज़ आता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कभी भी कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हो स्टार्टिंग में एक बार कम से कम थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लो कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये इंडिपेंडेंट सेक्शन, काफ़ी स्कोरिंग है। और दूसरा तुम्हारा ये भी बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये भी तुम्हारा काफ़ी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये सबका उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है। तो ये तुम्हारा एक काफ़ी स्कोरिंग पार्ट हो गया, ये भी तुम्हारा काफ़ी स्कोरिंग पार्ट हो गया। ठीक है, और ये स्कोरिंग मतलब जेई मेंस में भी, जेई एडवांस्ड में भी। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे और जेई मेन स्पेसिफिक चैप्टर हैं, जैसे ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो ये बस तुम्हारा जेई मेन में ही पूछा जाता है। ठीक है, ये जेई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा। और आसान चैप्टर रहता है, मतलब तुम्हारा एक दो दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर, और इसका ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है कि जेई मेन में आना ही है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया तुम्हारा एक। फिर उसके बाद जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसीडरिंग मॉडर्न अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना। क्योंकि ये मान लो कि ये कंप्यूटर को देखना है कि ये बिल्ली है कि नहीं, तो लास्ट में जाके वो एक प्रोबेबिलिटी ही चेक करेगा, मतलब एक थ्रेशोल्ड रहेगा, अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाता है तो फिर वो बोलेगा कि हाँ ये ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये बिल्ली हो जाए, और वो प्रोबेबिलिटी से अगर कम आ जाए तो ये कम प्रोबेबल है कि ये तुम्हारा बिल्ली ना हो। क्योंकि दुनिया में जो भी होता है वो अनसर्टेन इवेंट्स रहता है ना। कि मान लो जो टेस्ला तुम्हारा बना रहा है, ये सारा ऑटोमेटेड कार्स है ना, तो ऑटोमेटेड कार्स में वो क्या कर रहा है, वो सारा विज़न देख रहा है आगे, उसको रियल टाइम एनालाइज कर रहा है कि कहाँ पर क्या है ना, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाली गाड़ी आके तुमको वो लेफ़्ट टर्न लेगी या फिर राइट टर्न लेगी या फिर सीधा जाते रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए, है ना। लेकिन तुम्हारा जेई एग्ज़ाम के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब करोगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही डर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा जेई मेन में इससे मान लो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया तो फिर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो वैसा कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिलेबस जो है पूरा कवर करो, जहाँ से आसान क्वेश्चन आएगा वो आसान क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एक पार्ट हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि आगे जाके अगर कॉलेज जाते हो तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने ही पास करवाया था मेरे बहुत सारे बैचमेट्स को। तो वो चैप्टर, वो तुम्हारा कोर्स काफ़ी इंटेंस रहता है वहाँ पर। तो ये तुम्हारा काफ़ी पहला कोर्स होगा जो, अगर तुम लोग जाते हो आईआईटी या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर ये काफ़ी डीप में पढ़ाया जाएगा। फिर तुम्हारा पीएनसी का भी इसमें कुछ काम आता है। तो पीएनसी जो है वो तुम्हारा अलग ही तुम्हारा एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो पीएनसी का कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं काउंटिंग करने के लिए, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी में काम आता है। ठीक है, तो पीएनसी जो है वो तुम्हारा ऐसा चैप्टर है कि मतलब बहुत मुश्किल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पीएनसी में तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। ठीक है, जैसे बाकी सारा जो मैथमेटिक्स है या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो वहाँ पर तुमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत कर रहे हो या फिर सही कर रहे हो या फिर अटक गए या जो भी। पीएनसी में क्या होगा कि तुम करते जाओगे करते जाओ, तुमको लगेगा अरे सब कुछ तो सही कर रहे हैं, बाद में आंसर चेक करोगे तो लगेगा कि कहीं कुछ छोड़ दिया या फिर ज़्यादा ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो गया। तो उस टाइप से जो है पीएनसी को पूरा मास्टर करने मत चले जाओ कि हाँ मतलब मैं पीएनसी का एकदम कोई भी क्वेश्चन दे दे मैं सॉल्व कर दूंगा। मतलब पीएनसी का बेसिक पढ़ो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मतलब बेसिक जो है वो तुम्हारा होना चाहिए, मतलब जो आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो हो जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा पार्ट हो गया मैथमेटिक्स का।
फिर जो तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस से बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है ना, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैलकुलस भी तुमको करना है, और कैलकुलस से जो तुम्हारा आसान क्वेश्चन आ जाएगा वो सॉल्व करना है, अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर उसको छोड़ देना है। ठीक है, और कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करने का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि तुम्हारा फंक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये जितना भी इसके बाद चीज़ आता है, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब कुछ में कोई ना कोई एक फंक्शन के साथ ही तुम खेलते रहोगे। कोई एक फंक्शन का कहीं पर लिमिट निकालोगे, कोई एक फंक्शन का कहीं पर कंटिन्यूटी चेक करोगे, कोई एक फंक्शन का कहीं पर डेरिवेटिव चेक करोगे, या फिर इंटीग्रल लोगे उसका। तो अगर फंक्शन स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये पूरा का पूरा जो कैलकुलस रहेगा वो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शंस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और फंक्शंस एसेंशियली क्या होता है, जैसे नाम ये बोल रहा है ना, कि कुछ फंक्शन वो करता होगा स्पेशल। जैसे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, उसका एक अपना काम होता है। जैसे तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया, तो वो भी एक फंक्शन हो गया कि वो तुम्हारा स्क्वायर करेगा, है ना, जो भी तुम नंबर दोगे उसका वो स्क्वायर निकाल, मतलब फंक्शन को तुम इस टाइप से सोच सकते हो कि वो एक बॉक्स है, उसके अंदर तुम जो भी डालोगे, मान लो कि x तुमने डाला, ये एक फंक्शन को हम लोग f बोल रहे हैं, तो ये जो है ये उसको f ऑफ x करके ये देगा। ठीक है, तो ये मतलब जितने भी x हैं ये उसको कहीं पर मैप कर रहा है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने 2x बोल दिया, है ना, तो ये क्या करेगा तुम्हारा कि x तुम्हारा अगर 1 है, ठीक है, तो ये क्या निकाल के देगा 2, है ना, मतलब कि ये 1 को 2 पर मैप कर रहा है। अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो ये 4 पर मैप करेगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो ये 6 पर मैप करेगा, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है फंक्शन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे, तो वो सब सारा हम लोग देखेंगे। फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, तो वो फंक्शंस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा कोर बनाएगा। उसके बाद जो है फिर ये सारा फॉलो होते रहेगा कैलकुलस का। ठीक है, लेकिन कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर ये सब पूरा जो पार्ट है तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिदम क्या हो गया, सेट थ्योरी, तुम्हारा रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जो है तुम्हारा जाके कैलकुलस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसको जो है एक साथ सोच सकते हो ये सारा चीज़ को। इसके बाद एक जो चैप्टर बच जाता है वो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तुम्हारा, कि नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स जितना भी पढ़ेंगे वो हम लोग रियल नंबर्स तक ही पढ़ेंगे, है ना, 2, 3, 4, 2.1, 2.3, 2.5 या जो भी। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसमें एक नया सोच सकते हो कि डायमेंशन ऐड हो गया, मतलब 2+i3, तो 2+i5 जो भी। तो एसेंशियली तुम अब क्या कर सकते हो कि जितना भी मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा है ना, वो सारा फिर से तुम पढ़ सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, आइडियली। ठीक है, लेकिन लकीली एटलीस्ट तुम लोग को कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, मतलब जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग रियल फंक्शंस ही पढ़ेंगे, मतलब कि उसका जो डोमेन रहेगा, रेंज रहेगा, वो तुम्हारा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसी का तुम्हारा सबसेट रहेगा या फिर रियल नंबर्स रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर तुम आइडियली कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कैलकुलस पढ़ सकते हो, मतलब पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है जो रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 का भी जो लास्ट होगा उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम एज अ वेक्टर भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका भी, ये चैप्टर का भी यहाँ पर काम आ जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक का भी काम, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ही तुम्हारा बेसिकली अगर सोचोगे तो जहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक्स स्क्वायर अगर -1 हो जाता है तो उसी के लिए, मतलब ये सारे नंबर्स इंट्रोड्यूस कैसे हुए। जैसे मान लो कि मैंने बोला पहले मान लो कि तुम्हारे पास बस इंटीजर नंबर्स थे, है ना, कि 1 एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, 4 एप्पल है। अब मान लो कि मैंने दो भाई खड़े हैं और फिर मेरे पास 1 एप्पल है और मेरे को दोनों को देना है ना, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे बोलूँगा कि मैं कैसे दूँ। तो मैथमेटिकली क्या बोला गया, चलो एक को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो,
तो फिर वहाँ पर डेसिमल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए उसके लिए, है ना, 0.5 ऐसे करके। तो वैसे ही करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे रियल लाइफ सिस्टम ही सॉल्व करते करते बहुत सारी जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 टाइप का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम क्या करोगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तुम या तो ये बोल दो कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग को सोल्यूशन बताना है तो फिर हम लोग एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे आई, जिसका कि स्क्वायर करने से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक का भी वहाँ पर यूज़ आ जाएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का भी वहाँ पर यूज़ आएगा, फिर पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसका भी वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम लोग एकदम लास्ट में, जो 12th क्लास का भी जो लास्ट होगा, जब ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तब उसके बाद जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स का जो है ये तुम्हारा सिलेबस हो गया, और ये तुम्हारा गोल होना चाहिए, है ना, कि ये तुमको पूरा कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और ये बहुत स्कोरिंग रहता है। सिमिलरली वेक्टर अलजेब्रा, 3D मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इसको एक यूनिट की तरह सोच सकते हो, ये भी काफ़ी स्कोरिंग रहता है। फिर तुम्हारा ये जो हो गया ये तुम्हारा पूरा हार्ड कोर एकदम बेसिक हो गया, है ना, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स सोच सकते हो। अगर ये सब चीज़ मजबूत नहीं है तो फिर आगे जाके कुछ भी मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोर हो गया जो कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो कैलकुलस है उसमें पूरा काम आएगा। ठीक है, और कुछ कुछ जो है जैसे ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब जो है ये तुम्हारा जेई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अभी से सोचना है। तो ये सब या तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर, या फिर तुम लोग जो भी नोट किए हो वो नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा। तो ये तुम्हारा पहला चीज़ है ना। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सर ये सिर्फ 11th का सिलेबस का पार्ट है ना सर? नहीं नहीं, ये पूरा 11th + 12th है। ओके सर। इतना सब 11th में कैसे कर लोगे, और इससे ज़्यादा अब मैथमेटिक्स में क्या करोगे, मतलब 11th-12th लेवल पे। ये तुम्हारा पूरा का पूरा जेई सिलेबस है। और अभी से जो है मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि 11th-12th उतना मत सोचो कि 11th है 12th है। ये पूरा का पूरा जेई सिलेबस है, और ये पूरा को कंप्लीट करना है और पूरा को अच्छे से इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे 11th में पढ़ लिया मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब 12th में जाके बोलेंगे अरे ये तो मेरे को याद ही नहीं है, ये तो 11th में पढ़ा था। लेकिन अब एग्जामिनेशन में तुमको ये थोड़ी बोलेगा कि बस तुमको 12th करना है, उसमें तो 11th भी आएगा 12th भी आएगा। तो अभी से मैं बोलूँगा कि 11th-12th वाला जो डिस्टिंक्शन है वो हटा दो। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको अलग अलग यूनिट की तरह सोचो, और फिर देखो कि तुम्हारा कितना यूनिट कवर हो चुका है, कितना यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, उस टाइप से सोचो माइंड सेट। यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग दी सिलेबस? एक बार नाम बता दो सब कोई। अभिमन्यु, फिर हिया, नित्या, और फिर आदित्य। तुम्हारा नाम मैं भूल गया। रिश्ता सर। ऋषिता, अच्छा ऋषिता, अच्छा हिया यहाँ पर है, अच्छा ठीक है। चलो, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है ये सिलेबस से रिलेटेड? नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है कुछ तुम्हारा, जब भी तुम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, और जो वेबसाइट्स तुम लोग को रेगुलरली विजिट करना चाहिए, तो वो तुम्हारे ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो एक तुम्हारा जेई एडवांस के लिए वेबसाइट हो गया, JEADV.ac.in। ये अगर सीधा गूगल पे सर्च मारोगे जेई एडवांस्ड ऑफिशियल वेबसाइट तो ये सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जेई एडवांस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। फिर जो तुम्हारा जेई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट है, jeimain.nta.nic.in। NTA के बारे में पता है क्या होता है NTA? यस सर। सर वो कंडक्टिंग बॉडी है सर जेई मेंस का। ये तुम्हारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। मतलब पहले जो यस सर। पहले होता था तुम्हारा AIEEE और फिर IIT होता था। ठीक है, IIT JEE। तो
एज सच वैसा नहीं होता था कि AIEEE क्वालिफाई करना है तभी तुम IIT JEE दे सकते हो। तो एटलीस्ट जब मैं प्रिपेयर करता था तो हम लोग AIEEE के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, क्योंकि मतलब बस IIT अगर फोकस रहता था तो फिर बस IIT JEE के बारे में सोचते थे। लेकिन अब तुम्हारा ये सिस्टम हो गया कि पहले JEE मेन होता है, फिर JEE मेन तुमको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है तुम्हारा JEE एडवांस में तुम दे सकते हो। ठीक है, तो जो पहले AIEEE होता था उसको सोच सकते हो कि अब वो JEE मेन हो गया। तो पहले तुम्हारा CBSE ही कंडक्ट करवाता था उसको, ठीक है, AIEEE को। लेकिन अब जो है तुम्हारा NTA करके एक बनाया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है तो ये वो लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, JEE मेन का। और जो JEE एडवांस्ड का रहता है तो उसमें हर साल जो है अलग अलग IIT जो है उसको कंडक्ट करता है। कभी IIT खड़गपुर करता है, कभी IIT दिल्ली करता है, कभी IIT बॉम्बे करता है, एंड सो ऑन। तो JEE एडवांस वैसे चेंज होते रहता है, और JEE मेन जो है वो तुम्हारा NTA कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा JEE मेन का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, JEEmain.nta.nic.in। ठीक है, और फिर तुम्हारा ये NCERT हो गया, ncrt.nic.in। ठीक है, तो ये तीनों वेबसाइट के थ्रू जो है एक बार जाओ, और जाके जो है पूरा जो तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस है उसको डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को कि ये मान लो कि मैं गूगल सर्च करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है राइट तुम लोग को? तो यस सर। JEE एडवांस्ड ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये आ गया JEE एडवांस्ड 2021 ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसको खोलो, इसमें जाओ, है ना। तो यहाँ पर अब जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर तुमको सब कुछ दिख जाएगा, सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस पर जाओ, और फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो ये सबका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो। ठीक है, आज का पहला काम तुम लोग का यही होना चाहिए कि मैथमेटिक्स पूरा डाउनलोड करो। फिर ये सिलेबस का जो है अगर प्रिंट आउट ले सकते हो तो प्रिंट आउट लेके जो है साथ में रख लो, है ना। ऊपर में JEE एडवांस लिख देना, और ये जो है जैसे जैसे कोई चैप्टर करते जाओ तो एटलीस्ट टिक करते जाओ कि हाँ ये सारा चीज़ जो है वो हो गया है मेरा। ठीक है, और इसको जो है एक बार जो हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पर, तो इसके साथ भी कंपेयर कर लेना कि सारा चीज़ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ छूट, मतलब हो भी सकता है कुछ छूट गया हो यहाँ पर। ठीक है, तो या फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा है ना, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग देखोगे JEE एडवांस में नहीं है, JEE मेन में रहेगा, तो ये पहला काम करो जाके। ठीक है, कि JEE एडवांस की वेबसाइट पर जाओ, ऑफिशियल तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हारा पूरा का पूरा जो है वो तुम्हारा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे चीज़ और हैं, जैसे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे सारा जो JEE एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 2007 से 2020 ये सब सारा तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली अगर तुम गूगल सर्च भी अगर करोगे, ठीक है, तो जैसे और एक मैं वेबसाइट, या वही गूगल सर्च ही अगर करोगे JEE एडवांस पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, तो वो भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब सारा एक साथ रखना। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताना, मैं वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से तुम सारा सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर सोल्यूशन भी चाहिए रहेगा तो मेरे को पूछना, तो हम बता देंगे बाद में। तो ये तुम्हारा JEE एडवांस्ड का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, है ना। और फिर इसमें अलग अलग चीज़, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ तुम लोग देख सकते हो, मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफिशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक बार देख लो, है ना। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू चले जाओ कि सारा जो भी क्वेश्चंस रहता है जो, और एक चीज़ क्या होता है, एक चीज़ देखोगे कि यूट्यूब पर बहुत वो हल्ला होता है ना, कि ये अनाउंसमेंट हो गया तो अब पूरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो। तो वो जो यूट्यूब पर भी जो हल्ला करते हैं, तो वो लोग भी तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन लेने के बाद वहाँ पर जाके हल्ला करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम में दिमाग है उतना, ठीक है, तो तुम खुद ही वो सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन लेने में गड़बड़ क्या है कि बहुत बार जो है वो तुम्हारा गलत इन्फॉर्मेशन भी कहीं पर कुछ आ जाता है ना, क्योंकि उसको क्या जाता है, वो तो कुछ भी बोल देगा। तो तुमको अगर सही में अपना दिमाग शांत रखना है, अच्छे से सब कुछ करना है, तो ऑफिशियल जो तुम्हारा वेबसाइट है वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या होने वाला है, एक बार जो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसके थ्रू चले जाओ। ठीक है, जैसे टू बी अपलोडेड सून प्लीज़ विजिट अगेन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस तुम्हारा रहेगा, तो वो यहीं पर जो है जाके तुम खुद से जाके आंसर कर सकते हो। तो ये सब जो आदत है अभी से डेवलप करना स्टार्ट करो, कि तुम्हारे अंदर कुछ क्वेश्चन आया तो उसको कैसे आंसर करूँगा। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है IIT के लिए, तो यहाँ पर जाओ,
है ना, यहाँ पर जाके क्लिक करो, इसको जाके एक बार पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एक बार पूरा पढ़ लो कि किस टाइप से क्या चीज़ हो रहा है, ताकि पूरा आइडिया तुमको एक बार लग जाए, है ना। तो ये तुम्हारा जेई एडवांस्ड का हो गया। फिर अब जैसे जेई मेन का चाहिए तो जेई मेन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो ये तुम्हारा जेई मेन का आ जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर सिलेबस फॉर जेई मेन 2021 है, ठीक है, तो इसको जाके डाउनलोड करना, ठीक है। और फिर इसको एक बार कंपेयर भी कर लेना जेई एडवांस्ड के साथ कि जेई मेन में तुम्हारा थोड़ा और ज़्यादा रहता है टॉपिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेई मेन का सारा सिलेबस आ गया, तो इसको जाके डाउनलोड कर लेना। सिमिलरली फिर जो एनसीईआरटी का वेबसाइट है, ठीक है, ncrt.nic.in, तो यहाँ पर ही तुमको सारा सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पर तुमको सारा बुक्स मिल जाएगा, है ना, जो तुम्हारा ई बुक्स, पीडीएफ, तो तुमको जो भी एनसीईआरटी का अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर तुमको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास 12 मान लो मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट 1 या जो भी, तो ये सब तुमको यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स एक्सेट्रा, सिलेबस विलेबस सब कुछ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट जो है तुम लोग विज़िट करना, सबसे जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना, और अगर हो सके तो प्रिंट कर लेना, है ना। और फिर एक बार कंपेयर भी कर लेना कि जेई मेंस में क्या है, जेई एडवांस्ड में क्या है, बोर्ड्स में क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीज़, ये बेसिकली 3 तुम्हारा एम होना चाहिए, है ना, स्टेप्स, कि एक तुम्हारा बोर्ड हो गया, एक तुम्हारा जेई मेन हो गया, और फिर तुम्हारा जेई एडवांस्ड हो गया, ठीक है। तो उसी टाइप से जो है कवर्ड होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर मैं आईआईटी जेई कर रहा हूँ तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ये हो गया। अगर तुमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुमको ऊपर का कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो उस टाइप से बेसिक से जो है बिल्ड करते जाना है, ठीक है। तो डाउनलोड ऑफिशियल सिलेबस करो, पास्ट ईयर पेपर्स एक बार देखो कि किस टाइप से होता है, क्या होता है। और हमेशा जब भी, अभी से लेके जब तक तुम्हारा जेई मेन होगा या जब भी होगा, तो तुमको कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे अभी हो रहा है कि जैसे जेई मेन पोस्टपोन हो गया, या फिर कब एग्ज़ाम होता है, कब क्या होता है, तो वो सब का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो तुमको यूट्यूब पर आके कोई भगवान नहीं दे देता है। वो तुम्हारा जेई मेन में जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज होता है उसी से इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो वहीं से जो है जाके इंफॉर्मेशन लिया करो, ठीक है। तो ये हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स को फॉलो करो और इनको जो है अच्छे से यूज़ करो जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद जो बुक्स का है कि कौन से बुक्स करने चाहिए, तो उसके लिए जो मेरा सजेशन रहेगा, तो एक तो तुम्हारा एनसीईआरटी तो हमेशा साथ में लेके करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुमको बोर्ड्स भी क्लियर करना है ऑब्वियसली, है ना, बोर्ड्स में भी अच्छा करना है। और जो तुम्हारा जेई मेन है वो भी अब काफ़ी तुम्हारा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है कि जो सेंगेज वगैरह जो बुक्स होते हैं उसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम रहता है ना, वो तुम्हारा जनरली प्रैक्टिस के लिए रहता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, ये करो वो करो। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हाँ थ्योरी थोड़ा दिया जाए, थोड़ा और लिखा जाए चीज़ें, थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया जाए, तो एनसीईआरटी को करना है। वो सफिशिएंट नहीं है आईआईटी के लिए ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हारा एक जो बेस रहता है जैसे सेट थ्योरी हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, तो ये सब बहुत अच्छे से दिए हैं वहाँ पर। और जो क्लास 12 वाला भी जो बुक है वो काफ़ी अच्छे से तुम्हारा बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ जो सेक्शंस रहेंगे वो तुमको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत कम दिया गया है। जैसे तुम अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो ये सब जो है बहुत शॉर्टकट में दिया है ना, लेकिन फिर भी एक बार कर लेना चाहिए वो सारा चीज़, क्योंकि अगर तुमसे वो नहीं हो रहा है तो मतलब कि तुमने नहीं समझा है जो चैप्टर, है ना। अगर हम लोग पढ़ते हैं जो सब चीज़, तो ऑब्वियसली तुमको वो चैप्टर तो तुम्हारा वही है, मैथमेटिक्स तो तुम्हारा वही है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स कुछ चेंज हो जा रहा है वहाँ पर। तो तुमसे एनसीईआरटी भी सॉल्व होना चाहिए, सेंगेज भी सॉल्व होना चाहिए, जेई मेन भी सॉल्व होना चाहिए, जेई एडवांस भी सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप से एक गोल रखो। तो एनसीईआरटी का जो क्लास 11 है मैथमेटिक्स, क्लास 12 है मैथमेटिक्स, तो ये सब बुक, तो वही एनसीईआरटी वेबसाइट पर तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा, या नहीं तो ये सारा बुक्स भी तुम लोग खरीद सकते हो, है ना। एनसीईआरटी का सस्ता ही रहेगा, या फिर पुराना सेकेंड हैंड भी है तो वो भी चलेगा। तो एनसीईआरटी जो है वो तुमको रखना है, ठीक है, और इसको रेगुलरली फॉलो करते रहना है। फिर एक तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं तुम लोगों ने सुना है या नहीं सुना है।
सुना है किसी ने? यस सर, सुना है सर, 10th में यूज़ किया था सर। अच्छा, सही है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एसेंशियल तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए होता है, राइट? कि सारा सिलेबस मतलब जो भी चैप्टर है तो उसका एक समरी दिया जाता है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो इसको जो है इसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो है तुम्हारे बोर्ड्स में भी काम आएगा और जेई मेन में भी तुम्हारा काम आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। फिर ऑब्वियसली ये तुम्हारा जो क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पर वो तुम्हारा जेई स्टैंडर्ड का सारा नहीं रहेगा, है ना, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप जेई स्टैंडर्ड तक अगर जाना है तब फिर मैं जो सजेस्ट करूँगा वो बोलूँगा कि सेनगेज का जो है जेई एडवांस के लिए 5 सेट आते हैं बुक्स का। ठीक है, एक एल्जेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कैलकुलस, वेक्टर, 3D। तो ये पूरा जो सेट है ये तुम लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जनरली क्या होता है कि एक कोई कॉन्सेप्ट टाइप रहता है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर इलस्ट्रेशंस रहता है उसका। तो हम लोग भी जैसे जब पढ़ाई करेंगे, है ना, कोई भी टॉपिक अगर मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या करो कि सेंगेज में जाके सेम टॉपिक देखो, है ना, कि क्या उसमें लिखा गया है। तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको सॉल्व करो, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है पहले से। लेकिन उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है सोल्यूशन मत देखो, है ना, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर सॉल्व नहीं हुआ तब फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो उस टाइप से इलस्ट्रेशंस करो, उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज रहता है वो एक्सरसाइज करो। ठीक है, और फिर बाद में अगर टाइम बचता है तब फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे जो है वो बाद में करते रहना। ठीक है, उसमें इतना प्रेशर में मत आ जाना कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है तो कैसे करेंगे, है ना, ये सॉल्व नहीं हुआ वो सॉल्व नहीं। जितना कर पा रहे हो उतना करो। ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी वहाँ पर करते जाओ, है ना, क्योंकि अगर जो भी लेक्चर होता है उसमें लिमिटेड टाइम रहता है ना, कि उतना ही करवा सकते हैं। उसके बाद फिर वो तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और तुम्हारा अच्छा होते रहेगा। तो इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम सेंगेज कर रहे हो या फिर अरिहंत कर रहे हो। मतलब अगर पहले से तुमने अरिहंत ले रखा है तो फिर अरिहंत को भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही करना है। ये नहीं कि सेंगेज भी उठा लिया, अरिहंत भी उठा लिया, बुक्स का पहाड़ बना दिया, लास्ट में कुछ किया नहीं। ठीक है, तो कोई एक को करो लेकिन उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट तो एल्जेब्रा से ही करेंगे, मतलब जो तुम्हारा सेट थ्योरी ये सब जो रहेगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो वो सब तुम्हारा एल्जेब्रा वाले बुक में ही मिलेगा तुमको। तो अभी के लिए इसको ले सकते हो। ठीक है, या फिर सब सेट में भी एक साथ लोगे तो आई थिंक 2400 या फिर 2500 ऐसा कुछ है शायद दाम, वो देख लेना एक बार, मतलब अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, ये सब चीज़ करने के लिए अभी तुम लोग वही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो सब कुछ, मतलब अभी बाहर कोरोना के टाइम पर नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, सेनगेज का जो है ये कर लो। ठीक है, फिर एक तुम्हारा ये अलग से बुक आता है प्लेइंग विद ग्राफ्स करके। ठीक है, ये तुम्हारा अरियन पब्लिकेशन का रहता है, या फिर ये सेंगेज का भी एक आता है ग्राफ्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, प्लेइंग विद ग्राफ्स ही ले लो अरियंत का। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें तुम्हारा ग्राफ के साथ अलग अलग चीज़ कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ इसमें दिया रहता है। ठीक है, कि मान लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है पता तुमको, तो x-2 अगर कर देंगे तब फिर तुमको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ऊपर नीचे। या फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है तो x-2 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ये काम आएंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे स्पेशली तब। ठीक है, तो ये एक बुक भी ले सकते हो प्लेइंग विद ग्राफ्स करके। ठीक है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब ऐसे तो तुम्हारे सेंगेज में भी तुम्हारा जो है पास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जब भी कोई एक चैप्टर करते हो तो उसके जो है लास्ट में एक्सरसाइज के बाद पास्ट ईयर पेपर्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बुक जो है ये अलग से भी लेके रख सकते हो कि तुम्हारा पूरा लास्ट 41 ईयर्स या फिर लास्ट 43 ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, जेई मेन में जेई एडवांस्ड में सोल्यूशन के साथ, तो वो सारा जो है वो एक साथ यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, ये तुमको सेंगेज में भी मिल जाएगा, लेकिन इसको अलग से भी लेके रखोगे तो ये हार्म नहीं करेगा तुमको। ये बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है। एटलीस्ट जो मेरा जो ड्रॉप ईयर में मेरा रहता था कि मैं बस जो तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो मैं बैठ के सॉल्व करते रहता था। ठीक है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस सोल्यूशन को रट लिया। कभी भी अगर करते हो तो, और उसका पास्ट ईयर सॉल्व करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा,
है ना। कभी कभार होता है, रेयर होता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो सॉल्व करने का पर्पज़ ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसमें, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होना ही है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें देखो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे तुमने कोई एक चैप्टर किया, है ना, फिर तुमने ये पास्ट ईयर सॉल्व करने बैठ गए, फिर पास्ट ईयर सॉल्व किया किया कोई एक क्वेश्चन नहीं बना, तो वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा तुमने और फिर वो सोल्यूशन में लाके अरे ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो वो जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट नोट्स है वहाँ पर जो है वो जाके कॉन्सेप्ट को वहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो उस टाइप से जो है पास्ट ईयर्स को यूज़ करना चाहिए। और पास्ट ईयर्स में फिर बोलोगे कि कब तक का पास्ट ईयर्स करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जितना पीछे का करोगे उतना अच्छा, मतलब जितना तक कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। मतलब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी ऐसे जो कि शायद सिलेबस में ना हो तो वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारा मैथमेटिक्स था अभी से 30 साल पहले वो अभी भी वही है तुम्हारा बेसिक, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, लेकिन है वही चीज़। ठीक है, तो जो पुराने पुराने तुम देखोगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, तो वो सब मैं बहुत सॉल्व करता था, क्योंकि अगर तुम एक भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता था तो उसको अगर अच्छे से समझ के पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा उससे। क्योंकि पहले जो आता था, पहले होता था कि तुमको 5 या 6 शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देते थे और फिर सॉल्व करो, बस वही है तुम्हारा IIT JEE। तो उसमें अब कौन कितना सॉल्व करता है क्या करता है उस टाइप से रहता था, तो वो सब क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब भी करते हो तो हमेशा ये सोचो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या टेस्ट किया जा रहा है, और जहाँ पर भी नया कॉन्सेप्ट आता है उसको ये करते रहो। और एक मेरा सजेशन क्या रहेगा कि जैसे हम लोग चैप्टर करते जाएंगे, है ना, तो मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा या फिर जो भी ये स्लाइड्स वगैरह रहेंगे उसका PDF भी प्रोवाइड होते रहेगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन नोट्स जो है वो तुमको खुद से बनाना चाहिए। ठीक है, या तो जब मैं बता रहा हूँ तभी लिखते रहो, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फिर क्लास के बाद जितना भी पढ़ाया गया है उतना का PDF देखो और खुद से सारे का नोट्स बनाओ। ठीक है, और फिर चैप्टर जब एक ख़त्म हो जाता है तब मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि जितना भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका एक समरी बनाओ, 1 पेज या फिर 2 पेज समरी। ठीक है, और उसको जो है दीवार पर अपना लगा दो, मतलब जहाँ पर भी पढ़ते हो। और पढ़ने के लिए हमेशा कुछ टेबल चेयर का यूज़ करो अगर है घर में, तो टेबल कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ो, और सामने जो भी दीवार रहेगा वहाँ पर वो समरी वाला जो है उसको चिपका दो। ठीक है, और जब भी कभी कभी रिवीजन करना है तो बस उसको देख के तुमको याद आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रिवीजन हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। और कोई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर तुमको लगेगा कि अरे ये तो मैं भूल गया, तो फिर उसके रिलेटेड जहाँ पर भी नोट्स लिखा है वहाँ पर जाके देखो कि तुमने क्या सब लिखा था, तो वहाँ से जो है वो लेक्चर सारा याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ करते रहो तो तुम्हारा JEE का एसेंशियली वही है, इसको एक लंबा वो लेके चलो, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन जोश आया पूरा दिन से रात पढ़ लिया और फिर अगले दिन फिर अब 2 दिन तक सो रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। आराम आराम से करते जाना है लेकिन कंसिस्टेंटली करते जाना है। प्रोसेस सिंपल है लेकिन वही है, लंबा है, बहुत सारा चीज़ करना है, तो वो कंसिस्टेंटली जो है वो करते जाना है। ठीक है, तो आज के लिए मेरा यही था कि एक पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाए, है ना। फिर तुम्हारा ये तो अब जैसे ये आज हम लोगों ने 1 घंटा डिस्कस किया, ठीक है, तो इसके बाद समराइज़ करना चाहिए तुम लोगों को, है ना, समराइज़ करने आना चाहिए कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हम लोगों ने ये सारा सिलेबस देखा, है ना, कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने वेबसाइट्स देखा ऑफिशियल कि तुम्हारा क्या क्या था, ठीक है, काम का। फिर उसका देखा बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या क्या सब है। तो इसी टाइप से जैसे इसको समराइज़ किया मैंने, वैसे ही जब भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो लेक्चर को भी तुम लोग समराइज़ करने आना चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग जैसे मैंने बोला कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बस कुछ कुछ दे देता हूँ कि x² = 9 अगर है तो x का वैल्यू क्या होगा, बताओ। 3 या फिर -3, है ना, +3 -3 या फिर -3। ठीक है, √9 क्या होगा, +-3 +3 +या -3
प्लस या -3? कोई और बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? तो ये कभी भी ये +-3 नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर मैं बोलूँगा तो वो हमेशा +3 ही रहेगा। ठीक है, ये सब बेसिक कन्फ्यूज़न है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेट्स से। ठीक है, तो वो 9 मान लो कि यहाँ पर है, तो ये मैप होगा तुम्हारा 3 पर या जो भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कभी भी कुछ भी जो लेते हैं तो वो प्लस माइनस नहीं होगा, वो हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, अब पूछोगे कि फिर यहाँ पर क्यों, मतलब नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि एक्स स्क्वायर तुम्हारा 9 है तो एक्स तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया, तो एक्स जो है वो तुम्हारा +-3 हो गया, है ना, ये बोलते हैं। लेकिन ये नहीं होता है। तो अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला मैंने, तो ये क्या होगा? एक्स सर एक्स। एक्स होगा। सर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा फिर। ये मॉड एक्स होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? बोलो क्या होगा? मॉड ऑफ -2 होगा, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि स्क्वायर रूट से जो भी चीज़ निकलता है ये हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज़ होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कभी भी इस टाइप का अगर वेरिएबल है तुम्हारा, तो हमेशा तुमको मॉड के साथ लिखना चाहिए। ये मॉड क्या होता है पता है? नहीं सर मॉड के बारे में नहीं पता। अच्छा, मॉड का ही नहीं पता है। तो मॉड तुम्हारा एसेंशियली होता है कि ये जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड पार्ट है ये उसको निकालता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो इसमें अगर 2 डालोगे तो 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, इसमें अगर -2 डालोगे तब भी ये 2 निकालेगा बाहर। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ -2 भी तुम्हारा 2 होता है, मॉड ऑफ 2 तुम्हारा 2, मतलब ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड लेता है, साइन को हटा देता है। जैसे मॉड ऑफ -3 क्या होगा? 3। 3, है ना। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर तुम्हारा 9 हो गया, ठीक है, तो दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब फिर हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो तुम्हारा मॉड एक्स निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 ही आएगा। अब क्योंकि मॉड एक्स तुम्हारा 3 है तो एक्स जो है वो तुम्हारा या तो 3 हो सकता है या फिर ये तुम्हारा -3 हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है +-3। ये नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 को मैंने +-3 लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? फोर। -4 नहीं होगा अब? तो ये जो स्क्वायर रूट जो है, मतलब ऐसे ही याद रखो कि ये स्क्वायर रूट का तुम्हारा ग्राफ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव कहीं आएगा ही नहीं, मतलब जो भी तुम्हारा, मतलब एक तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी वो तुम्हारा डोमेन में रहेगा। और इसको हम लोग रेंज बोलेंगे कि ये कहाँ पर मैप हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मैं बस तुम लोग को ट्रेलर दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा रेंज हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो ये तुम्हारा पॉजिटिव में ही ये मैप करेगा इसको। ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है स्क्वायर रूट। तो इसका फंडा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो फिर क्या होगा अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो? जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स और मॉड एक्स इक्वल टू 4, मतलब एक्स जो है या तो 4 है या फिर -4 है +-4। है ना। तो ये तुम्हारा एक बेसिक चीज़ें हैं
ये सब चीज़ वही है। अब तुम्हारा यही सब चीज़ अगर गड़बड़ है तो फिर क्वेश्चन में जाके कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करोगे, ठीक है। और फिर बाद में बोले कि अरे सिली सिली मिस्टेक हो गया, लेकिन ये सब सारा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ठीक है। तो ये सब को सिली मिस्टेक नहीं बोला जाता है। सिली मिस्टेक हो गया जैसे 2 + 3 5 लिखना था, लेकिन उसको 2 × 3 सोच के 6 लिख दिया। लेकिन ये सब जो ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ठीक है। ये सब अगर करते हो तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर मान लो मैंने ये बोल दिया x² इज़ ग्रेटर देन 9, तो x क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज़? बताओ। x अगर 2 है तो ये सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। x अगर 3 है तो सेटिस्फाई होगा? x अगर 3.1 है तो नो सर। 3.1 है तो Yes, sir. यस, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मतलब 3 नहीं होना चाहिए, तो मैंने ओपन सर्कल दे दिया। तो या तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर -2 हुआ तो ये सेटिस्फाई होगा। x अगर -2 है तो नहीं। x अगर -3 है तो -3 नो सर, नहीं होगा। -3.1 है तो यस सर, होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर -3 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये तुम्हारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 तक हो सकता है, ये एक सेट आ गया, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा जो है ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम लोग को पता है क्या कि ये जो मैंने लिखा, मतलब अगर मैं कहीं पर ये लिखता हूँ 2 से लेके 3 तक, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये रिप्रेजेंट करे 2 और 3 भी इंक्लूडेड है उसमें सर, लेकिन अगर ब्रैकेट नॉर्मल लगाते हैं तो सर जैसे -∞ है तो -∞ हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सर, -3 इंक्लूड नहीं करें नीचे वाले ब्रैकेट में सर। लेकिन आपने जैसे ऊपर लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो सर 2 और 3 भी इंक्लूडेड रहता है। और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 2 इंक्लूडेड है पर 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ पता है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल। अगर मैंने ऐसे लिखा है 2,3, So only Sir, 2 एक and set 3. है. सेटअप तो इसके एलिमेंट्स क्या है? मतलब इस टाइप से पूरा हाँ, तो इसमें बस 2 रहेगा, बस 3 रहेगा, है ना। और इसमें जो ये पूरा इंटरवल रहेगा। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जब कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि जो सब चीज़ मैंने बोला वो सब चीज़ कर सकते हो। और जो मेरा सेट थ्योरी का लेक्चर्स है यूट्यूब पर, तो बस तुम लोग वो देख सकते हो और एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो जब तक हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे तुम्हारा एक बेसिक हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी आज का जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया? Yes, sir. Sir, हम लोग स्कूल में I follow ICSE. So will या I follow the NCERT books या फिर I have ML Agarwal? Yes. या मतलब आईसीएसई मतलब एमएल अग्रवाल करना चाहिए तुमको आईसीएसई के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में बोलूँगा कि सबको करना चाहिए, चाहे तुम सीबीएसई हो चाहे तुम आईसीएसई हो। क्योंकि जो एनटीए जो तुम्हारा सेट करता है एग्ज़ाम जेई मेंस का, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो सबको फॉलो करना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड्स एंड एनीथिंग, ठीक है। और अगर एसेंशियली तुम अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो कोई भी चैप्टर को, तो वो चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सेंगेज हो चाहे एमएल अग्रवाल हो, वो सब कुछ तुमसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो वही है। तो मतलब वही है, जैसे तुम सीबीएसई से, तो यहाँ पर तुम्हारा और एक एमएल अग्रवाल ऐड हो जाएगा, है ना, आईसीएसई के लिए। तो वो भी ठीक है। और वही है, मतलब एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए और सेंगेज को फॉलो करो, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन? अभिमन्यु कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आरडी शर्मा कैसा बुक होगा सर? 10th में मैंने यूज़ किया था तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, मतलब लेकिन अगर सेंगेज कर रहे हो तो फिर आर डी शर्मा करने का मतलब कितना बुक करोगे तुम, उतना नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम सेंगेज नहीं करते हो, आर डी शर्मा ही करना है, तब फिर आर डी शर्मा कर सकते हो।
लेकिन अगर सेंगेज कर रहे हो तो फिर करने का मतलब उतना टाइम ही नहीं रहेगा तुम्हारे, वो फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो बस बुक खरीद के रख लोगे वैसा हो जाएगा। तो मतलब एक एनसीईआरटी करना ही है और सेंगेज करना ही है, तो इतना करते करते ही तुम्हारा निकल जाएगा टाइम। तो बुक को मैं ख़राब या वैसा कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन ही रहेंगे तुम्हारे वहाँ पर भी, तो कहीं से तुमको प्रैक्टिस करना है ना, तो मेन तुम्हारा वो रहेगा। तो एनसीईआरटी पे तुम्हारा बेसिक लेवल का हो जाएगा और फिर सेंगेज जो है वो तुम्हारा जेई लेवल का कर देगा। तो पहले उतना तुम्हारा जो है वो एम होना चाहिए, और पास्ट ईयर्स हमेशा करते रहो कोई भी चैप्टर। और बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का मैंने क्या सुना है कि अरे अभी तो मैं क्लास 11 में हूँ, मैं कैसे पास्ट ईयर जेई का सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, वो तो मैं लास्ट में जाके करूँगा। तो वो नहीं करना है। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। मान लो कि तुमने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, तो फिर वहाँ पर कहीं पर कैलकुलस आ गया है या जो भी, तो मतलब जेई एडवांस में तुम्हारा ऑब्वियसली मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर ही रहेगा, है ना। लेकिन जेई मेन पर जो है वो तुमको एक एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिल मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और कहीं पर ऐसा होगा कि जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है उसका तुमने कहीं पर क्वेश्चन देख लिया, तो एटलीस्ट तुमको पता तो रहेगा कि मतलब तुमने ये चीज़ नहीं आता है तुमको, तो तुमको सीखना है। तो पास्ट ईयर पेपर्स को जो है वो अभी से जो है उसके साथ फैमिलियर होना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे जैसे हो पाता है, जैसे इनइक्वालिटीज़ हम लोग देखेंगे सॉल्व करना, तो कहीं पर अगर तुमको इनइक्वालिटीज़ वैसा टाइप का क्वेश्चन दिख गया, है ना, तो उसको फिर करना धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट कर देना। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक कर लिया मान लो, तो क्वाड्रेटिक का अगर जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ में करते रहो, ठीक है। तो अभी से जो है वो आदत बना के रखना होगा, ठीक है। फिर मैं इसका पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, मतलब कोर्स पर, तो तुम लोग अपना लॉगिन करके माई कोर्सेज में जाके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह भी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोग को भी तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बैच अगर साइज़ बड़ा रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you, sir. चलो बाय Thank बाय। you, sir. ओके सर। चलो बाय।